तो हम लोग यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम में इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे देखा जाए। व्हाट इज़ वर्क, लॉज ऑफ मोशन के बाद इस वर्क वाले चैप्टर में कैसे इसको देखा जाए। ठीक, तो आप थोड़ा ध्यान देना, वर्क क्या होता है। वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ हमको ध्यान में देनी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ इसका रिलेशन। ठीक है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो आप ध्यान देना, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट है तो मतलब क्या हो गया, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा ऑल्सो आई कैन राइट। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा से भी ये कॉन्सेप्ट आपका आएगा। करेक्ट। एफ एस कॉस थीटा से हम लोग इस रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, थीटा होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या लिया जाएगा, थीटा। एंड दिस वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, दिस वर्क डन कैन बी निगेटिव। दोनों केस आ सकते हैं कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव हो सकता है और वर्क डन हमारा निगेटिव भी हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पे जो थीटा की बात आ गई और पॉजिटिव निगेटिव की जो हम बात कर रहे हैं, तो कैसे इस रिजल्ट को चेक किया जाए। तो ध्यान देना, वर्क क्या होगा, स्केलर होगा कि वेक्टर होगा। वर्क विल बी स्केलर और वेक्टर। तो आप ध्यान दीजिएगा, वर्क क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो इस स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करेक्ट, स्केलर क्वांटिटी आ गई। स्केलर तो है लेकिन इसके दोनों टर्म हो सकते हैं, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी नेगेटिव, इवन वर्क डन कैन बी जीरो। आपके तीनों केसेस आ सकते हैं स्केलर क्वांटिटी में। वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो वैल्यू भी ले सकता है। पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा की जो मैंने बात कही, दिस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा वो 0 से 90 के बीच में होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री तो वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एग्जैक्ट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे ये वर्क डन क्या हो गया, इट कैन बी जीरो। तो स्केलर क्वांटिटी होते हुए भी दिस वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ये रिजल्ट आपके आ सकते हैं, समझ गए ना। स्केलर क्वांटिटी है, थीटा की बात हमने कह दिया। अब यहाँ पे इस वर्क को एक और तरीके से समझो, एफ इंटू एस कॉस थीटा में लिख सकता था। एस कॉस थीटा क्या है, एस कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ एस along एफ। ये एक मेथड है, मतलब कि हम कॉस थीटा ही बताता है कि सेकेंड वन का कंपोनेंट फर्स्ट के साथ क्या है, दैट इज फॉर एस कॉस थीटा। ये एक मेथड तो ये ऐसे आ गया। दूसरा मैं क्या कर सकता था, इसको ये भी तरीके समझते हैं आप, एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो दोनों सही है, एफ इंटू एस कॉस थीटा भी सही है या एफ कॉस थीटा इंटू एस भी सही है। तो दिस इज कंपोनेंट ऑफ एफ along एस। तो जो आपको सूट करता हो, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग कंपोनेंट देख लें या डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के अलॉन्ग कंपोनेंट देख लें, दोनों में से जो आपको सूट करे वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो इफ़ दे आर नॉट इन अ सेम स्ट्रेट लाइन। अगर ये लोग सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो ये रिजल्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट यू कैन डू, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप देखिएगा कि एस कॉस थीटा के साथ हम कैसे इसको फाइंड आउट कर पा रहे हैं। करेक्ट, एक तो ये ऐसे आ गया। नाउ इसी केस को थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में अगर ले जाता हूँ तो हाउ आई विल डू,
इस फोर्स को हम कैसे देखेंगे, हाउ डज इट हैपन ना। तो आप देखिएगा फोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको कॉम्बिनेशन में कैसे ले आऊँगा मैं, जस्ट सी, मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है, दिस ब्लॉक हैज़ ए मास ऑफ 6 kg एंड आई हैव सम फोर्स। एक फोर्स मैं इधर लगा देता हूँ F1 एंड इट इज़ एक्टिंग एट एंगल ऑफ 37 डिग्री। एक फोर्स देखो mg फोर्स आएगा 6g एक्टिंग डाउनवर्ड, वन फोर्स इज नॉर्मल एक्शन एक्टिंग अपवर्ड and this force F1 is suppose I say it is 50 Newton and there is other force this F2 and this is your say 10 Newton. So these are the forces acting on this body. अगर ये सारे forces body पे लग रहे हैं तो what we can do, we can find out the resultant sum of all. इन सबका रिजल्टेंट वैल्यू हम लोग देख सकते हैं, मतलब रिजल्टेंट वर्क डन फ्रॉम ऑल, सबका इंडिविजुअली सम करके रिजल्ट पा सकते हैं। तो कैसे इसका एबीडी होगा थोड़ा ध्यान देना। मान लो ब्लॉक है तो अब आप देखिए एक तो आ गया 6g फोर्स mg वाला, एक आ गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब आप देखिए वन इज दिस F2 फोर्स 10 न्यूटन, और इस ब्लॉक को मान लो यहाँ से मैं शिफ्ट करके आई टुक इट हियर and this displacement happened in this direction was 10 meters, see, correct, and other force that is this, it is 50 Newton. इन सारे फोर्सेस को लेते हुए एंड दिस थीटा इज 37 डिग्री, हम जरा चेक करें और सॉल्व करें तो देखो आपका डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, एस इज हियर, करेक्ट। एस उधर जब चला गया तो मैं सारे फोर्सेस का वर्क डन यहाँ पर देख सकता हूँ। तो वर्क डन 1 बाय द फोर्स F1 अगर देखना चाहते हो तो क्या कहोगे आप, F1 इंटू एस इंटू कॉस 37 डिग्री, दिस रिजल्ट विल हैव, ये रिजल्ट क्या हो गया, F1 कितना हो गया आपके पास, देखो F1 इज 50, S इज 10 एंड कॉस 37 इज 4/5। 4/5 अगर आप कर रहे हो तो ये क्या हो गया 10 to 100 इन प्लस 400, तो प्लस 400 जूल बिकॉज यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, तो प्लस 400 जूल फॉर दिस केस इज द वर्क डन बाई F1, ये हम लोग यहाँ पर निकाल पा रहे हैं। ऐसे मैं W2 सेकेंड वर्क डन देखना चाहता हूँ, किसका, F2 फोर्स के लिए। F2 फोर्स के लिए अगर आप देखोगे तो व्हाट यू विल सी, द F2 फोर्स इज एक्टिंग बैकवर्ड एंड S इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका θ2 ये होगा, इसका θ2 क्या है 180 डिग्री है, करेक्ट। तो इसका जो वर्क डन आएगा तो F2 आपका फोर्स हो गया 10 न्यूटन, S इज अगेन 10 एंड cos 180 डिग्री, दिस इज -100 जूल, इट इज द वर्क डन बाय द फोर्स F2। ऐसी वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन देखें आप, तो नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग अप, तो नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग अप and displacement is in this direction, theta here for normal reaction is 90 degree, cos 90 is 0. Here I will say normal reaction is 6g into displacement is 10, but theta here cos 90 degree value will be 0. Now I will see the work done by mg force also. Mg force is acting downward and here the theta is again 90 degree, hence it is 6g into 10 into cos 90 degree and this value is again 0. So sum of all the forces that we can do, sum of all the forces का रिजल्ट हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। और सबका आप सम करते हो तो what you will get, just see all the forces are making the sum, plus 400 minus 100 300, तो ये आ गया plus 300 जूल, तो plus 300 जूल इज द टोटल वर्क डन। तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू दिस प्लस 300 जूल, करेक्ट। ये एक तरीका हमने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है ना, सारे फोर्सेस का इंडिविजुअल वर्क डन का सम। और यहीं से एक इम्पॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट क्या आता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, ये जो चीज़ मैंने आपको लिखी है यहीं पे
एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं यहीं पे, सम ऑफ वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है। हम क्या कहेंगे, सम ऑफ वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये रिजल्ट भी हमारा सही होता है। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको हम लोग कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। यही फंडामेंटल है। इस थ्योरम से हम लोग सारी चीज़ों को डिराइव कर सकते हैं। एनीवेयर ऑल द थिंग्स कैन बी डिराइव्ड बाय दिस वर्क एनर्जी थ्योरम। सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्स। जैसे यहाँ पे आप देखो, तो इस ब्लॉक पे मैं अगर देखता तो क्या कह सकता था, इसका एक्सेलरेशन जो होगा F cos 37, दिस फोर्स वाज F का cos 37, फोर्स इधर चला गया, F cos 37 आपका इधर लग जाता है। एंड एक इस एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में आप देखेंगे F2 फोर्स वाज -10 बैकवर्ड, F cos 37 F इस 50 cos 37 क्या हो गया, Fx फोर्स जो आएगा ये आएगा 40, करेक्ट। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जो होगा ये इसको क्या दे रहा है, m इंटू ए अलोंग एक्स एक्सिस दे रहा होगा। Fx फोर्स इज 40, तो 40 इज इक्वल टू m इंटू ए, मास कितना है 6 इंटू ए एक्स। तो ए एक्स की वैल्यू आपको मिल गई। तो ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई देखो 40/6, तो क्या 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आ गया। ए एक्स की वैल्यू 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आ रहा है, समझ रहे आप। दिस तो इसकी इसका वी स्क्वायर, अगर मान लो इस ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो फाइनल वेलोसिटी क्या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई करो। मैं इस एनर्जी थ्योरम को प्रूव करने जा रहा हूँ। तो आप देखिएगा वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, यू स्क्वायर इज 0 प्लस 2ax की आ गया 20/3 एंड डिस्टेंस s इज 10 मीटर्स। तो वी स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या आ गई आपके पास, दिस वी स्क्वायर टर्म इज जस्ट सी 400/3, ये आ गया आपका वी स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, देखो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई देखो, हाफ एम हो गया 6 और ये क्या होगा 400/3। तो दिस रिजल्ट वी हैव। इसको आप सॉल्व करिए, चेक करिए कितना आ गया आपका, दिस 2 3 जा 6, 3 3 कैंसिल, तो कितना आ गया 400। तो 400 जूल ये आ गया आपके पास। और वार्डन कितना आया था आपका, देखो दिस वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर ना, ये रिजल्ट हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई थी, अच्छा 400 माइनस 100, यहाँ पे क्या आ गया था, ये 300 आया था। ये वैल्यू जो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ क्या आ रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर। ए एस की वैल्यू क्या आती है 40/6, 40/6 को सॉल्व करो क्या आ जाएगा 20/3, ये भी ठीक है ना। वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as में हमारे पास ये रिजल्ट कितना आ गया, दिस। अब हाफ एम ये आपकी वैल्यू क्या आ रही है 400 आ रही है ना। और यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आया था ये कितना आ गया था आपका, नेट एक्सेलरेशन, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, सम ऑफ ऑल द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस थ्योरम को भी प्रूव होना यहाँ पर जरूरी है। तो अब आप एक बार जा क्रॉस चेक करो, तो एफ एस कॉस थीटा पे हमारा 400 माइनस से 300 हो गया था, तो 300 जूल आ गया था। यहाँ पे जब मैं कर रहा हूँ, अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, मैंने 40 तो ले लिया था, आपको ये भी एक्सप्रेशन ये 10 वाला भी लेना चाहिए था। तो 10 वाला अगर लोगे तो 40 और -10 कर दो, यहाँ क्या कर दोगे -10, यू डू इट लाइक दिस। तो -10 करो तो क्या 40 - 10, तो ये कितना आ गया जी 30 ना, 30/6, ये आ जाएगा आपका 30/6। तो ये जो टर्म आ जाएगा आपका, फर्दर मैं करेक्शन करूँगा तो इट इज़ 30/6। 30/6 क्या आ गया 5 आ गया, तो दिस वैल्यू इज़ 5। तो यहाँ पे ax की वैल्यू क्या आ जा रही है आपके पास 5 आ जा रही है। तो वी स्क्वायर 20/3 को क्या कर दो 5 डाल दो आप ना, तो 2as, तो 2 5 जा 10 ना, 2 5 जा 10 इंटू दिस,
ये क्या आ गया आपके पास, ये रिजल्ट आप यहाँ पे यूज़ करोगे। मतलब ध्यान देना, यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ गई थी, यहाँ पर आप ध्यान देना m इंटू ए एक्स की वैल्यू कितनी थी आपकी 40, और लेकिन ये पीछे वाला बैकवर्ड फोर्स था ना, ये इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो 40 माइन और ये 10 ये भी ले लेना, तो 40 माइनस 10 क्या होगा 30, और 30/6 हो गया। तो 30/6 आपका नेट एक्सेलरेशन जो आ जाएगा, टोटल फोर्सेस एक्स एक्सिस का क्या है 40 माइनस 10 30/6, तो 30/6 की वैल्यू आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 30/6 कितना आ गया 5 आ गया, इट इज़ 5। ठीक है, अब आप इसमें हाफ mv² अप्लाई कर सकते हो, और v² की वैल्यू क्या आ गई हियर। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ, थोड़ा सा इसको आगे मैं सॉल्व करूँगा, ध्यान देना। तो वर्क डन जो आ गया था आपके पास, जो टोटल वर्क डन आ गया ये 400 माइनस 100, ये क्या था आपका 300 जूल आ गया था। अब मैं कह रहा था कि सारे वर्क डन का फोर्स का रिजल्ट जो होगा, इधर देखोगे ये Fx फोर्स इज 40, और आपका जो पीछे जो फोर्स आ रहा था ये F2 ये था आपका 10, इनके बीच में जो एक्सीलरेशन आएगा दैट वैल्यू, थोड़ा सा फिर से मैं करेक्शन करके बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। Ax इज दिस, क्या हो गया 40 माइनस 10, एंड दैट इज मास ऑफ द ब्लॉक इज 6 इंटू Ax। अब आप देखिए 40 माइनस 10 इज 30 इक्वल टू 6 Ax। Ax की वैल्यू क्या आ गई 30/6, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट, ये आ गया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², और v² क्या होगा 2Ax इंटू एस, तो 2Ax कितना हो गया 5 इंटू एस, एस की वैल्यू देखिए कितना आपके पास है, इट इज 10 ना। तो ये क्या आ गया v² की वैल्यू क्या आ गई 100, तो दिस v² वैल्यू इज 100। तो अब आप चेक करो यहाँ वैल्यू क्या आ गई, हाफ m इज 6 इंटू 100, तो ये आ गया आपका प्लस 300 जूल। तो प्लस 300 जूल इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या माना था, हियर आई हैव अज्यूम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0, तो मेरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 300 जूल। तो मैं क्या कह सकता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज k फाइनल माइनस k इनिशियल, इट इज 300 माइनस 0, इट इज 300 जूल, and it is also equal to sum of work done by all the forces। तो देखो ये वर्क नहीं थ्योरम को मैंने प्रूव कर दिया, सम ऑफ वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस इट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक बार चेक करिए इसको, देखिए तो सम ऑफ वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्क नहीं थ्योरम का ये एक अच्छा सा यूज़ आता है, और इस यूज़ का फ़ायदा क्या है जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। इस यूज़ का वर्क नहीं थ्योरम एक नया चैप्टर हमने क्यों लिया, ये नया चैप्टर हमने इसे इसलिए भी लिया, थोड़ा देखिएगा। अगर हमको क्वेश्चंस में वाई वी रिक्वायर दिस एनर्जी वाला मेथड, एनर्जी मेथड को हमको क्यों रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा देखिएगा। सपोज आई सी ये कोई जिगजैग पाथ है, और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक को रखा ऑफ मास m, यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो h है, h इज़ 5 मीटर्स, ब्लॉक मास इज़ 2 kg, इट इज़ अलाउड टू फॉल एंड सरफेस इज स्मूथ, म्यू इज 0, करेक्ट, म्यू 0 है और जिगजैग पाथ है। जिगजैग पाथ पे ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, और वंस इट इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट, ये यहाँ से शुरू हुआ और धीरे धीरे यहाँ से आते हुए इट इज़ रीचिंग द बॉटम। तो बॉटम पे आने पे इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन हैड इट बीन आस्क्ड टू डू विद द लॉज ऑफ मोशन, तो लॉज ऑफ मोशन से इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा टफ होता। क्यों होता? बिकॉज अगर मैं लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा इस ब्लॉक पे
कोई mg sin थीटा फोर्स इधर जाएगा, और ये एंगल कुछ θ1 यहाँ पे आ रही थी। कभी यहाँ पे देखिएगा θ2 तो mg sin θ2, एवरीवेयर थीटा वैल्यूज आर नॉट मेंशन्ड, इवन द थीटा नॉट मेंशन्ड, तो वर्क डन कंपोनेंट में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी कि हर जगह इंटीग्रेट करना, ऑल द फंक्शंस कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड, कैन नॉट बी डिफाइंड इफ वी डू नॉट नो द इक्वेशन ऑफ कर्व। द zigzag पाथ वी डू नॉट नो द इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व का इक्वेशन अगर मुझे नहीं पता है तो मैं कैसे करूं? तो लॉज ऑफ मोशन से इस क्वेश्चन को काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालना हो विद न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू m इंटू ए से, और फिर v स्क्वायर इक्वल टू 2as करेंगे तो टफ होगा, नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर जगह इंटीग्रेट इस फंक्शन का कर्व का इक्वेशन मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम आपको फायदा कर सकता है। कैसे? जैसे zigzag पाथ था तो वी नो कि देयर इज ए फोर्स एक्टिंग mg एंड दिस अदर फोर्स एक्टिंग नॉर्मल एक्शन, वी आर नोइंग दिस टू। तो अगर किसी zigzag पाथ पे जब मैं जा रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि mg फोर्स का तो वर्क डन मैं निकाल सकता हूँ, और एक नॉर्मल एक्शन है, और किसी पॉइंट पे छोटे डिस्प्लेसमेंट पे अगर देखते हो यहाँ पे आप, इफ आई से द डिस्प्लेसमेंट इज ds, तो आप क्या देखोगे? वर्क डन बाई नॉर्मल एक्शन, वर्क डन बाई नॉर्मल एक्शन इज 0 बिकॉज थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री बिटवीन नॉर्मल एक्शन एंड ds वेक्टर, कोई भी छोटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ds वेक्टर का वर्क डन यहाँ पे क्या होगा? हमेशा 0 होगा। तो ds वेक्टर से दे फॉर n वर्क डन इज ऑलवेज 0। हम लोग क्या कर सकते थे? वर्क डन बाई नॉर्मल एक्शन प्लस वर्क डन बाई mg, ओनली दिस टू फोर्सेस आर एक्टिंग है, और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, सरफेस वाज स्मूथ, देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है, केवल नॉर्मल एक्शन और ये फोर्सेस हैं, दोनों का वर्क डन सम क्या कर दूंगा मैं? इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, करेक्ट। तो ये चीज़ हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे। तो अब आप देखो फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है? mg डाउनवर्ड है, तो मुझे केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर देखना होगा, समझ गए? तो वर्क डन बाई द mg फोर्स जो आ गया, तो आप जानते हो mg, और डिस्प्लेसमेंट के इसके अलॉन्ग क्या है? 5 है, तो दिस वैल्यू इज mg इंटू 5, एंड मास कितना है? 2g इंटू 5, तो क्या हो गया? 10g, इट इज प्लस 100 जूल। तो प्लस 100 जूल इज वर्क डन बाई mg, और नॉर्मल एक्शन का वर्क डन क्या हो गया? 0 हो गया। आई कुड इजिली से v स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये भी कह सकते थे, जो कि यहाँ पे क्या आ गया? 2gh आ गया। तो फाइनल स्पीड क्या आ गई? 2g is 10 into h is 5, v square is 100, hence v is 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन स्पीड जो यहाँ पे आ गया वो बता सकता हूँ। दिस स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन एट एवरी पॉइंट इट वाज डिफरेंट। हर जगह पे इसका जो एक्सेलरेशन आता, एक्सेलरेशन a1 a2 एंड a, this a theta, everywhere this acceleration was not remaining same because theta was varying। ये क्वेश्चन आपका केवल वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व किया जा सकता है, लॉज ऑफ मोशन से इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उस लिमिटेशन को दिस नेक्स्ट चैप्टर जो आया इसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है। और हमने यहाँ पे एक चीज़ और क्या देखा? सम ऑफ वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बात भी हमको प्रूफ कर रहा है, तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हेल्प कर देगा, ठीक है। तो वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको हम और भी किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट सी, अब मैं क्या करता हूँ, आई टेक सम मोर क्वेश्चंस लाइक दिस। मान लो मैं एक इंक्लाइन प्लेन लेता हूँ, ये एंगल थीटा है, आई पुट अ ब्लॉक हियर, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, again I take theta is 37 degree, and if I say the some value of mu is also here, this mu is 0.4, and if I take the height here it is 3 meters। तो once this block is reaching ground, अगर ये ब्लॉक ग्राउंड को आ जा रहा है तो यहाँ पे इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी? वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस वी कैन सी
वर्क डन बाई एम जी क्या होगा देख सकते हैं, वर्क डन बाई नॉर्मलेशन क्या होगा देख सकते हैं, वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा, ऑल दिस रिजल्ट्स वी कैन सी। एंड इफ आई पुट इनिशियल वेलोसिटी एज 0, म्यू की वैल्यू में क्या डाल दी 0.4। नाउ यू सी इस ब्लॉक को अगर आप देखोगे तो इन दिस केस दिस ब्लॉक का एम जी फोर्स कैसे लग गया डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन इज दिस एंड दिस इज द स्लैंट लाइन। तो स्लैंट लाइन पे आप देखोगे एम जी फोर्स इधर आ गया तो इसकी टेंडेंसी डिस्प्लेसमेंट की इधर है एंड फ्रिक्शन विल एक्ट अप द प्लेन। तो आप हर एक फोर्स के लिए अलग अलग थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। एम जी के लिए जो थीटा आएगा इट इज दिस, दैट इज 53 डिग्री एम जी के लिए। एन के लिए जो थीटा आएगा दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि एन और डिस्प्लेसमेंट में ये एंगल थीटा आएगा। फ्रिक्शन के लिए जो थीटा आएगा दिस थीटा इज 180 डिग्री। तो थीटा फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट फॉर डिफरेंट फोर्सेस दैट वी कैन सी। इसको सॉल्व कर लो, दिस साइड लेंथ इज 3 तो दिस हाइपोटेन्यूज विल बी 5 मीटर्स। तो वर्क डन बाई एम जी कितना आ गया देखिए आप, वर्क डन बाई एम जी इज 2g एम जी इंटू, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ एम जी इंटू एच कर देता हूँ, क्योंकि साइन थीटा एंड ऑल वैल्यू रखो तो यही आएगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 2g एंड h इज 3, तो हो गया 60 जूल। 60 जूल इज द वर्क डन बाई एम जी फोर्स। एम जी साइन थीटा इंटू एच बाई साइन थीटा करते सेम रिजल्ट आता है। वर्क डन बाई नॉर्मल एक्शन दिस एम जी कॉस थीटा इंटू एस कॉस थीटा इज, कॉस थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे 37 डालोगे आप, एस इंटू कॉस 90। सो वर्क डन बाई नॉर्मल एक्शन इज 0। वर्क डन बाई एम जी इज दिस। वर्क डन बाई फ्रिक्शन देख लो क्या होगा, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा एंड एस इज 5 मीटर्स, ये डालेंगे आप। ये वाला देख लो क्या आ गया, माइनस म्यू इज 0.4, एम इज 2, जी इज 10, cos 37 is 4/5 into 5. It is this. Now you see this 5 got cancelled. अब देखिएगा ये पॉइंट इज कैंसिल विथ 10। अब क्या हो गया आपके पास 4 2 जा 8 इंटू 4 32, तो आ गया प्लस 32 जूल। तो दिस वैल्यू इज जस्ट सी, ये 32 जूल आ गया। 32 जूल इज माइनस, नॉट प्लस, इट इज माइनस। तो माइनस 32 जूल इज वर्क डन बाई फ्रिक्शन। हमने यहाँ पे इसका रिजल्ट ऐसे देखा। तो टोटल वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस, तो टोटल वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस 60 माइनस 32, ये क्या आ गया प्लस 28 जूल, प्लस 28 जूल। ये आपका टोटल वर्क डन आ गया। वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू प्लस 28 जूल। अब मैं इसका अगर वी स्क्वायर देखता तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से आप कर सकते हो। तो 2as आप यहाँ पे चेक करें तो ये क्या हो गया 2u तो 0 था, एक वैल्यू क्या हो गई, एक वैल्यू हो गई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एस। ये वी स्क्वायर आपको यहाँ पर दे देगा। तो वहाँ से भी आप सॉल्व करोगे तो आपको प्लस 28 जूल ही मिलेगा। लेट अस सी, चेक करिएगा। तो वी स्क्वायर टू 2 जी इज 10 साइन 37 डिग्री इज 4/5 सॉरी 3/5 माइनस म्यू इज 0.4 इंटू कॉस 37 इज 4/5 ना, एंड एस डिस्टेंस इज 5 मीटर्स। ये आप अप्लाई करिए। तो वी स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या आ गई यहाँ पे 2 जी इज 10 टाइम्स 3/5 माइनस 1.6, तो 3 माइनस 1.6 क्या हो गया 1.4/5 इंटू 5, 5 गॉट कैंसिल्ड। तो ये वैल्यू देखो क्या आ गई आपकी, वी स्क्वायर इज 28 एंड हाफ एम वी स्क्वायर इज ऑल्सो 28 जूल। तो आपने देखा व्हाट आई हैव डन, वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई हैव प्रूव्ड। तो ये हमेशा प्रूव होता है, सम ऑफ वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द फर्स्ट थ्योरम दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को हमने यहाँ पे कैसे देख लिया। तो एक आइडिया, एक अप्रोच आपको बनाना है क्वेश्चन में कैसे हम लोग ले जा रहे हैं। तो ये थ्योरम आपका 3 4 5 कितने भी फोर्सेस हो, इंडिविजुअली फोर्सेस का F.S करते जाओ, Fs cos थीटा से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। करेक्ट। नाउ
After this, here the force were remaining constant almost and we got the result. सबका निकालिए. अब मान लो somewhere may happen that force is not constant. If force is not constant, then what we'll do, this work done is equal to integration of fx dx. ये कर सकते हैं. फोर्स अब मान लो फंक्शन ऑफ x होगा, इंटीग्रेट करके भी रिजल्ट हम लोग कर पाएंगे. ये चीज़ भी किया जाता है. तो जैसे मान लो एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, से माई फोर्स एफ एक्स इज 2x square plus 3x plus 1 is here force and displacement x is varying from x1 is equal to 0 to x2 is equal to 4 मीटर तक जा रहा है. दिस फोर्स इज वेरिंग विद x. तो यहाँ पे आपको जो करना होगा सेकेंड मेथड, इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स से कर दो. तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 2x square प्लस 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स कर देंगे आप. 0 से 4 तक यू विल गेट द रिजल्ट. तो दिस वर्क डन कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन से हेल्प से भी वर्क डन निकाला जाता है. देखिए क्या आ जाएगा, 2s³/3 प्लस 3x²/2 प्लस x. ये वैल्यू आपका आ जाएगा. 0 से 4 की लिमिट डाल लो तो विल गेट दिस वर्क डन. तो आपका इंटीग्रेशन मेथड से भी वर्क डन मिल सकता है. ऐसे भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं. तो आपको एक आइडिया रखना है कि वर्क डन को इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व किया जाए. ठीक है जी. ये भी एक मेथड आएगा, इंटीग्रेट करके भी किया जाएगा. नेक्स्ट इज अगला जो होता है डॉट प्रोडक्ट से भी करते हैं. अगला जो मेथड मैं थर्ड वन बता रहा हूँ कि मान लो मेरे पास फोर्स की वैल्यू ऐसे आ गई 2i कैप प्लस 3j माइनस k कैप एंड डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग i प्लस 2j प्लस 3k ऐसे आ गया. अब इस केस में वर्क डन क्या होगा, तो इट इज़ एफ डॉट एस. तो इसको हम एफ डॉट एस से वर्क डन निकाल सकते हैं. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर लाइक दिस. तो अब इसको कैसे करोगे, तो ये ध्यान देना, एफ और एस में डॉट प्रोडक्ट कर दो. तो डॉट प्रोडक्ट में केवल आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ. ये याद रखिएगा, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के एंड दिस वैल्यू इज 1. तो आप वही आई डॉट आई वाला करना. आई डॉट जे क्यों नहीं करना, आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई एंड दिस टर्म इज 0. तो क्रॉस जो होगा आई का जे के साथ, जे के साथ जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0. तो केवल आपको आई वाले कॉम्पोनेंट, जे वाले कॉम्पोनेंट, के वाले कॉम्पोनेंट एक साथ देखे तो वैल्यू क्या आ जाएगी. देखो स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ 2 + 6 - 3 ना. तो 2 + 6 - 3 कर लो. 2 + 6 - 3 व्हाट आई गेट, 3 + 2 5 जूल. तो +5 जूल इज द वर्क डन. तो +5 जूल जो हमारा क्या आ गया, ये वर्क डन आ सकता है. तो आपका डॉट प्रोडक्ट ऐसे सीधे भी आ सकता है. तो आप वहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे करेंगे. इंटीग्रेट करने वाली बात ये आ गई. तो दिस आर ऑल्सो द मेथड्स टू फाइंड आउट द वर्क डन. तो वर्क डन करने का ये भी 2 तरीके आपको यहाँ पर मिल सकते हैं. करेक्ट, ये ध्यान रखिएगा. अब इसके बाद वंस वी हैव दिस, एक और केस आता है क्या, दिस वर्क डन इज ऑल्सो एरिया अंडर एफएस ग्राफ. एफएस ग्राफ के अंडर का एरिया बाउंड भी क्या देगा, वर्क डन. ये भी देख सकते हैं एरिया बाउंड. जैसे मान लो मैं कह दिया कि समवेयर माई फोर्स इज दिस, और एस में ऐसे मान लो क्वेश्चन ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ गया, एंड समवेयर अरेंजमेंट इज गोइंग लाइक दिस, ऐसे जा रहा है आपका. देखिए फोर्स एंड हियर इट इज़ मान लो प्लस 20 जूल 20 न्यूटन है. यहाँ मान लो 2 मीटर है, इट इज़ 6 मीटर. समझ गए, ये आ गया आपका 6 से 4. समझ गए आप. और यहाँ पे आप देख सकते हो 6 से 4 आ गया ना. तो 2 मीटर 6 मीटर और यहाँ पे ये 8 मीटर का होगा, ये 8 मीटर मान लो. ठीक है ना, 8 मीटर आ गया. और यहाँ पे एज्यूम कर लो इट इज़ 10. एस की वैल्यू ऐसे आपकी जा रही है. तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, दिस थिंग कैन बी आस्क्ड. करेक्ट. तब आप क्या करोगे, तो यहाँ पे 2 एरिया आएंगे, एक प्लस वाला और नीचे एक माइनस वाला भी आएगा.
तो अब आप देख रहे हो ये दिस फोर्स इज गोइंग फ्रॉम 0 to 20, यहाँ पे कितना है 20 है, तो 2 मीटर में 20 मीटर चला जा रहा है 20 न्यूटन का, तो इंक्लिनेशन है इसका आगे जाने का ना। यहाँ पे 2 मीटर में 0 आ गया, तो नेक्स्ट 2 मीटर में क्या आ गया होगा -20 भी ये पहुँच गया होगा। आपको यहाँ पे 2 ग्राफ यहाँ पे मिलेगा, वन इज दिस, एक निगेटिव वाला ग्राफ जो आएगा और ऊपर ये पॉजिटिव ग्राफ भी आएगा, एंड दिस इज द पॉजिटिव ग्राफ। तो अगर आप देखोगे तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव इक्वल एंड अपोजिट है। बाकी वर्क डन का हम सम ऐसे निकाल सकते हैं, तो ये वाले वर्क डन तो इधर वाले, तो ये वर्क डन ये पॉजिटिव है, ऑल दिस वर्क डन इज पॉजिटिव, दिस वर्क डन W1 क्या करोगे पॉजिटिव आएगा और W2 क्या करोगे ये निगेटिव आएगा, और दोनों वर्क डन का नेट रिजल्ट हम लोग बना सकते हैं। तो एरिया अंडर द ग्राफ ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, उससे भी क्वेश्चन किए सकते हैं। तो अब देखिए ज़रा वर्क डन 1 क्या हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो बॉटम का हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस इज 10 एंड दिस इज 4, 10 + 4, तो नीचे का गैप देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 6, 8, नहीं ये 8 ही होगा, देखो यहाँ पे ये 6 है, ये 8 है, तो ये 8 हो गया, 8 यहाँ से यहाँ तक सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और यहाँ से यहाँ तक गैप देखो ये 4 हो गया, इनटू गैप बिटवीन देम इज 20, तो ये आ गया आपके पास। तो पॉजिटिव वर्क डन कितना आ गया देखिए 8 + 4 12/2 6 × 20, तो ये आ गया प्लस 120 जूल, प्लस 120 जूल क्या आ गया पॉजिटिव वर्क डन आ गया। यहाँ का नेगेटिव वर्क डन देखो, नेगेटिव वर्क डन हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इज 2 इंटू हाइट इज -20, ये क्या आ गया -20 जूल। तो वर्क डन टोटल जो आ जाएगा आपका यहाँ पे, दिस वर्क डन इज +120 -20 + 100 जूल, प्लस 100 जूल इज द टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन हियर बाय द ग्राफ अरेंजमेंट इट इज 100 जूल। तो 100 जूल एरिया अंडर ग्राफ से भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में आपका वर्क डन ऐसे ग्राफ के हेल्प से भी होता है, इंटीग्रेशन के हेल्प से भी करते हैं। ऑल दिस रिजल्ट्स दैट वी कैन डू, ये सारे केसेस हमारे यहाँ पर बन सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 2-3 तरीके हो गए, F.S वाला इंटीग्रेट करने वाला, डॉट प्रोडक्ट वाला एंड ग्राफ। तो दिस आर द डिफरेंट मेथड्स जिससे हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, करेक्ट। अब इसी में जब हमको वर्क डन की बात मिल जाती है तो अगली बात आती है दिस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का भी केस हम लोग देख सकते हैं। तो अगली बात आएगी पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। वर्क की बात तो हमने बता दी, नाउ व्हाट इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इट इज ऑलवेज तो चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा यू को हम लोग कहेंगे क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये वैल्यू जो होती है ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस का नेगेटिव वर्क डन ही क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस का नेगेटिव वर्क डन, ये थोड़ा ध्यान देना। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। तो फोर्स जो होते हैं एक कंजर्वेटिव होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, योर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होती है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, समझ गए। तो वहाँ पे रिलेशन क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस में, हम क्या कहेंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इन अ क्लोज्ड
पाथ इक्वल टू 0। कंजर्वेटिव फोर्सेस का हमेशा वर्डन क्लोज पाथ में क्या होता है, 0 होता है। और अगली बात मैं क्या कर रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी U इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। जो फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव हैं उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होती है। एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर आप लेते हो तो एग्जाम्पल इज ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव है। कोलंबियन फोर्स कंजर्वेटिव है। स्प्रिंग फोर्स आपका यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने कंजर्वेटिव फोर्स का ऐसे ले लिया। मैग्नेटिक फोर्स, ये भी कुछ लिमिटेड कंडीशन में इसको भी हम लोग मान लेते हैं, जे इलेल पेन ऑल, कि ये कंजर्वेटिव के नेचर में आएगा। नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स, इट इज नॉन कंजर्वेटिव। कोई ड्रैग फोर्स आ गया तो भी क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव। ऐसे फोर्सेस जिनका क्लोज पाथ में वर्डन 0 ना हो या जिनके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, ये रिजल्ट आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को और इसके फोर्स को हम कैसे रिलेट करते हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स का R इक्वल टू माइनस ऑलवेज du/dr। ये ध्यान देना, कंजर्वेटिव फोर्स और एनर्जी के लिए रिलेशन क्या होता है, इट इज दिस, F इक्वल टू माइनस ऑफ du/dr। ऐसे हम लोग लिखते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ du/dr। देखो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये टर्म कैसे इसको डिफाइन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ वी कैन डिफाइन दिस कंजर्वेटिव फोर्स विद एनर्जी, ये थोड़ा ध्यान देना। दिस इज वेक्टर एंड देयर टर्म इज स्केलर विद ए माइनस साइन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसी को मैं थोड़ा देखूंगा। हम कैसे एक, अगर ये वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर होना चाहिए, तो इसको वेक्टर एंड ऑल करने के लिए क्या रिजल्ट करें। आई विल गो फॉर द नेक्स्ट पेज और देखेंगे। तो अब आप देखिए मैं क्या कह रहा हूं, FC कंजर्वेटिव फोर्स, FC जो कंजर्वेटिव फोर्स है माइनस du/dr, इसको हम ये भी कहते हैं क्या, माइनस ऑफ ग्रेडियंट, आप कह सकते हो ग्रेडियंट ऑफ U ना, ये चीज कह सकते हो आप, करेक्ट। तो ग्रेडियंट ऑपरेटर क्या कहता है, ग्रेडियंट ऑपरेटर इज, माइनस ग्रेडियंट की बात करूंगा तो वो माइनस d/dr इन अ लाइन वेयर डिक्रीज ऑफ U इज फास्टेस्ट। कंजर्वेटिव फोर्स विल ऑलवेज एक्ट इन ए लाइन वेयर डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज फास्टेस्ट। ये बात होगा, फोर्स तो कहीं, एनर्जी तो कहीं भी डिक्रीज करेगी, तो जिस लाइन पे फास्टेस्ट डिक्रीज करती है दैट डिफाइन दिस। तो ये फास्टेस्ट कैसे घटेगा वो इस चीज को डिफाइन करता है, फास्टेस्ट वाली बात कही जाती है, समझ गए आप। तो फास्टेस्ट की बात है इन द रीजन डिक्रीजिंग फास्टेस्ट। फास्टेस्ट को मैं डिफाइन करूंगा आपको, थोड़ा देखिएगा। हाउ डू आई सी, जैसे ये हमारे पास ये है दिस, इसको मैं नीचे गिराता हूँ, इट्स कम्स डाउन, फिर नीचे गिर रहा है, तो इधर ही mg फोर्स लग रहा है। इन दिस डायरेक्शन mg फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउन, mg फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स है। तो इसी डायरेक्शन में डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी फास्टेस्ट होगी। इस डायरेक्शन में वर्टिकली डाउन ही ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। देखो हमने इसको टिल्टेड ले आए तो भी तो एनर्जी डिक्रीज कर रही है, लेस टिल्टेड ले आए तो भी एनर्जी डिक्रीज कर रही है। एनर्जी डिक्रीज तो हमेशा कर रही है, लेकिन जिस लाइन पे फास्टेस्ट डिक्रीज करती है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। टिल्टेड इज नॉट द डायरेक्शन, इधर भी डिक्रीज किया, एग्जैक्ट 90 डिग्री गए तो कोई चेंज नहीं आया। तो टिल्टेड लाइन पे भी एनर्जी का डिक्रीज होता है, लेकिन फास्टेस्ट डिक्रीज इधर होता है
दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इन ए लाइन वेयर दिस थिंग हैपेंस, तो ये ग्रेडियंट ऑपरेटर जो है उसको डायरेक्शन की बात बता, इन ए लाइन वेयर डिक्रीज ऑफ यू इज फास्टेस्ट, ये जो बात है इट डिफाइंस डायरेक्शन, यही इसको डायरेक्शन दे देता है। तो स्केलर में फास्टेस्ट डिक्रीज जिस डायरेक्शन में हो रहा है वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। या पोटेंशियल से हम फील्ड की बात भी वैसे ही करते हैं, द डायरेक्शन वेयर डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल इज फास्टेस्ट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एसोसिएटेड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स। तो स्केलर और वेक्टर में, और माइनस साइन दिस इंप्लाइज, माइनस साइन इंप्लाइज द डिक्रीज, माइनस साइन डिक्रीज की बात करता है और अगली बात क्या करता है, फास्टेस्ट डिक्रीज की बात करता है। दोनों को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, इसको यूज करें। एंड सम ऑफ द क्वेश्चन हाउ कैन आई रिलेट, जस्ट सी, मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास u की वैल्यू आ गई 2x² + 3x + 1, ये बात है मेरे पास एनर्जी समवेयर इट्स गिवन लाइक दिस। मान लो एनर्जी की वैल्यू ऐसे दी गई 2x² + 3x + 1। मुझे यहाँ पे फोर्स निकालना है, व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस। तो मैं क्या करूँगा, -d/dx ऑफ दिस फंक्शन, तो क्या हो गया 2x² + 3x + 1 हम लोग कर लेंगे। तो वैल्यू क्या आ गया देखो, -4x + 3, वो तो 0 हो जाएगा। तो ये आपको वैल्यू ऑफ फोर्स x मिल गया। अब मान लो कह देता कि x की वैल्यू एट s की वैल्यू 3 पे क्या आएगा, तो हम निकाल सकते हैं। तो अगर x की वैल्यू 3 पे देखना हो तो क्या होता है, -4 × 3 + 3, तो क्या आ गया -15 न्यूटन, x एक्सिस I कैप। ऑल द रिजल्ट्स वी कैन सी एनर्जी, फोर्स और उसका रिलेशन हम कैसे बना सकते हैं। तो आपको कभी भी एनर्जी और फोर्स में जो रिलेशन है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली बात भी कही जाती है, और कैसे हम कर पा रहे हैं, इट इज दिस, ठीक है ना। तो कहीं पे भी आप ये टर्म ध्यान देना कि पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कैसे हुई। अब मैंने यहाँ कहा था कि वर्क डन इन ए क्लोज पाथ इज 0, तो वर्क डन इन ए क्लोज पाथ 0 जो होता है वो कैसे होता है, दैट ऑल्सो वी कैन सी हाउ दिस वर्क डन इन ए क्लोज पाथ इज 0। एक मिनट आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको होल्ड करूँगा, थोड़ा सा देखिएगा, आई विल जस्ट कम बैक। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक हमने कैसे किया, एक बार चेक करिए कि कैसे रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू 3 पे हमारे पास क्या आ गया, -15 जूल रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद अगला मैं क्या कर रहा था, वर्क डन इन क्लोज पाथ 0 कैसे होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करें। तो देखिएगा, मान लो कहते हैं वर्क डन इज 0 इन अ क्लोज्ड पाथ, ये कैसे आता है, जस्ट सी। मान लो हमारा एक ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, हमने एक बॉल लिया, बॉल को ऊपर फेंका, बॉल गोज अप एंड देन इट कम्स बैक टू द ग्राउंड। आपका मेथड यहाँ पे दो तरह से जा रहा है, पहले ऊपर जा रहा है फिर ये नीचे आ रहा है। तो दिस टू थिंग्स आर हैपनिंग। तो इन दोनों चीज़ों को हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप देखिए, जब ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो इसका mg फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड h इज अपवर्ड। तो वंस इट इज गोइंग अप, तो पहला पाथ लो, जब ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते समय वर्क डन बाई जो mg आएगा, तो आप देखिएगा
दिस इज माइनस mgh, क्यों? बिकॉज थीटा इज 180 डिग्री। तो ये वर्क डन 1 आ गया, ऊपर गया। जब नीचे आ रहा था तब देखिएगा, तो नीचे आ रहा था mg इज डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डाउनवर्ड। अब आप सोचोगे कि यहाँ तो मैंने डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नीचे ले रहा हूँ, क्यों? तो आप वेलोसिटी से चेक किया करिएगा, बिकॉज वंस इट इज़ कमिंग डाउन तो वेलोसिटी इज ऑल्सो डाउनवर्ड। तो वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेना, इन द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो दिस थिंग विल डू, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन में आप रिजल्ट को चेक करोगे। अगर इधर देखते हो तो सेकेंड केस में क्या होगा, थीटा इज योर 0 डिग्री। हैंस इन दिस केस जो वर्क डन आ जाएगा mg फोर्स का, वो क्या आ जाएगा, इट इज प्लस mgh, सेकेंड वर्क डन। तो सेकेंड वर्क डन प्लस mgh, ऊपर जाते समय नेगेटिव mgh, तो टोटल वर्क डन जो आ जाएगा, वर्क डन नेट दिस इज 0। तो टोटल वर्क डन इज 0, ये रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं। तो टोटल वर्क डन क्लोज पाथ में क्या आ जाता है, हमारे पास 0 हो जाता है। तो इसका भी एक आइडिया हम लोग बनाएंगे, करेक्ट। ये ध्यान देना कि वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्लोज पाथ में 0 क्यों, कोई भी चीज़ ऊपर गई वापस आ गई, तो क्लोज पाथ का वर्क डन 0 होता है। यही से एक चीज़ और हम कहते हैं, वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। सिंस वर्क डन इज 0, तो वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, इसको भी हम लोग अप्लाई करते हैं वर्क डन थ्योरम में। तो दिस इज ऑल्सो अप्लाइड, या तो हम ये बात करें या ये बात करें। तो इसको हम कैसे कहते हैं, दैट ऑल्सो आई कैन शो, आई कैन प्रूव कि कैसे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। तो देखो, मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास एक पॉइंट 1 है, यहां से हम पॉइंट 2 पे गए, आई हैव गॉन विद दिस पाथ, तो ये वर्क डन ए आ गया, यहां से आ गया, एंड आई रिटर्न बैक विद दिस पाथ, तो ये वर्क डन बी हो गया। अब इफ आई से वर्क डन बिटवीन द 2 पॉइंट्स, वर्क डन ए प्लस वर्क डन बी का सम क्या हो गया है, 0। मैंने वर्क डन ए इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ वर्क डन बी हो गया। ये भी बात सही है। मैग्नीट्यूड वाइज वर्क डन ए इक्वल टू वर्क डन बी, ये बात सही होगी। ऐसे ही सपोज आई से आई एम गोइंग बाय दिस पाथ हियर, तो वर्क डन सी हो गया। तो मैं ये भी कहूँगा वर्क डन सी प्लस वर्क डन बी का सम भी फिर से क्या हो गया, 0 हो गया। तो वर्क डन सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वर्क डन बी, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन की बात करें तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो मैं आई हैव डन दिस केस, आई हैव डन दिस केस, तो यहाँ पे ऐसे देखिए, यहाँ पे ऐसे देखिए, तो मैं क्या कहूँगा, वर्क डन ए इक्वल टू वर्क डन बी इक्वल टू वर्क डन सी, तीनों का वर्क डन क्या हो गया, इक्वल। तो मैग्नीट्यूड अध्ययन, इससे हम वापस जा दो, अगर नेट सम 0 हो तो एक वैल्यू नेगेटिव जरूर होगी। तो कोई चीज़ +5 है, एक -5 हो गया, तो यहाँ भी अगर -5 और +5 0 हो रहा तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड आएगा। तो दिस वर्क डन फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड को हम ग्रेविटी वाले एग्जाम्पल में अगर मैं लेता हूँ, तो व्हाट आई सी, मान लो ये कोई बिल्डिंग ऑफ हाइट h है, यहाँ से मैंने किसी बॉल को ऐसे फॉल कराया, ऐसे फॉल कराया, 1 2 and 3, all the 3 cases, all the 3 cases में mg फोर्स नीचे लग रहा है किसी बॉल पर और आ रहा है यहाँ पे। Either for the work done 1 here, work done 2 here, work done 3 here, all the 3 cases work done by mg, that is if the height is h, it is mg h only, and I will say work 1 is equal to work 2 is equal to work 3. All the 3 वर्क डन आर ऑल्सो इक्वल एंड सेम। तो तीनों वर्क डन आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और कैसे ये रिजल्ट आ गया ये भी आप चेक कर लो, जस्ट सी, क्योंकि हाइट सेम है, हमारा पाथ से कोई रोल नहीं है।
तो वार्डन बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आप कहीं पे भी देख सकते हो कंजर्वेटिव फोर्स में, समझ गए। अब वंस वी हैव दिस, ग्रेविटी फोर्स के लिए जो मैं एनर्जी की बात कर रहा था, इसी को हम नेगेटिव ऑफ वार्डन में कैसे अप्लाई करते हैं वो भी देखिएगा। मैंने कहा था कि जिस डायरेक्शन में एनर्जी घटती है उसी डायरेक्शन में कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करते हैं, और उसका नेगेटिव वार्डन का क्या यूज है उसको भी मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। देखिएगा व्हाट आई से, मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई ब्लॉक ऑफ मास m रखा गया, हियर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी mgh, और ग्राउंड पे जो h इनिशियल हाइट क्या होती है 0 होती है, इनिशियल हाइट इज 0 तो ये 0 हो गया। ब्लॉक को आई टुक इट्स एट ए सर्टेन हाइट हियर, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट व्हाट इट विल बी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट दैट हाइट इज mgh, ये u फाइनल आ गया देखिए आप, तो फाइनल एनर्जी इज mgh। तो व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इट इज u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो ये क्या हो गया mgh माइनस 0, तो दिस वैल्यू इज प्लस mgh, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज प्लस mgh। अगर मैं वार्डन बाई ग्रेविटी देखता तो देखो mg कहाँ जा रहा है नीचे, h या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट किधर है ds किधर है ऊपर, क्योंकि वेलोसिटी है ऊपर, तो थीटा क्या आ गया 180 डिग्री, तो थीटा 180 डिग्री पे वार्डन बाई mgh, mg फोर्स क्या होगा जब वो ऊपर जा रहा था तो mg इंटू एच इंटू कॉस 180 डिग्री, तो क्या आ गया माइनस mgh। तो वार्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या है माइनस mgh, डेल्टा यू क्या है प्लस mgh, तो मैं क्या कर दूं नेगेटिव ऑफ mg कर दूं, तो माइनस ऑफ माइनस mgh, तो ये क्या हो गया प्लस mgh, एंड दैट इज डेल्टा यू। तो प्लस mgh ही डेल्टा यू होगा, इसका हम लोग रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जस्ट सी। तो ये रिजल्ट आप यहाँ पे देखें कि नेगेटिव ऑफ वार्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स वही डेल्टा यू के बराबर हो जाता है। तो ये मेथड भी फॉलो किया जाएगा, एंड दिस थिंग वी कैन अप्लाई, वी कैन गेट करेक्ट। तो ध्यान देना वाई नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू की बात होती है, एनर्जी एवरीथिंग ट्राइज टू बी इन द लीस्ट एनर्जी स्टेट, तो लीस्ट एनर्जी स्टेट में जाने के लिए हमेशा उस सिस्टम की टेंडेंसी कोई बॉल नीचे ही क्यों गिरता है, बिकॉज इट हैज़ ए टेंडेंसी टू कम इन द लीस्ट एनर्जी स्टेट। तो वो वाली बात को हमने यहाँ पे ऐसे प्रूफ कर दिया, ठीक। ये भी एक आइडिया, एक अप्रोच, डेल्टा यू एनर्जी की बात है। तो ये आपका सेकेंड थ्योरम होता है, वर्क नहीं थ्योरम में सेकेंड थ्योरम जो है वो यही कहता है क्या, नेगेटिव ऑफ वर्क बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये है। और चेंज मतलब u फाइनल माइनस u इनिशियल, ये वैल्यू हम लोग कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। तो इस मेथड को ग्रेविटी वाले फोर्स में हमने कैसे देख लिया। अब इसके बाद वंस वी हैव दिस एनर्जी, और एनर्जी मेथड में हमने ये चीज़ें कर ली। ऐसे स्प्रिंग फोर्स भी होता है, स्प्रिंग फोर्स अगर देखोगे तो वो भी कंजर्वेटिव होगा, वहाँ पे भी एनर्जी डिफाइन होती है। अगला मैं केस ले रहा हूँ क्या, स्प्रिंग फोर्स। इफ आई गो फॉर द स्प्रिंग फोर्स तो वो भी कंजर्वेटिव इन नेचर है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स अगर देखोगे तो मान लो मैं कहता हूँ एनी स्प्रिंग इट इज़ लाइक दिस, इट हैज़ सम नेचुरल लेंथ, दिस स्प्रिंग हैज़ सम नेचुरल लेंथ, ठीक है, यहाँ पे इसकी अपना नेचुरल लेंथ पे है। अगर मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देता हूँ, इफ़ आई स्ट्रेच इट बाय सर्टेन डिस्टेंस ना, स्प्रिंग को अगर मैं सर्टेन डिस्टेंस x से स्ट्रेच करता हूँ कोई फोर्स लगा करके, आई एम पुलिंग इट, तो मैं इसको मान लो F4 से पुल कर दिया। F4 से अगर पुल करता हूँ तो ये मैंने इसको नेचुरल लेंथ L से आगे बढ़ाया। स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज ट्राइज टू कम बैक, तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो हमेशा इसको वापस लाने की कोशिश करेगा। तो स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज ट्राई टू कम बैक टू इट्स
ओरिजिनल लेंथ। स्प्रिंग फोर्स हमेशा ओरिजिनल लेंथ पे आने की कोशिश करता है। स्ट्रेच है तो वापस आने की कोशिश करेगा, कंप्रेस है तो पुश बैक करेगा, ऑलवेज वो ओरिजिनल लेंथ पे आने की कोशिश करेगा। तो अपोजिट टू एक्स, तो यही बात क्या कहता है, एफ जो स्प्रिंग फोर्स होगा इट इज अपोजिट टू एक्स। ये एक्स के क्या होगा, हमेशा अपोजिट होगा। जो आप डिफॉर्मेशन करोगे तो अपोजिट टू डिफॉर्मेशन स्प्रिंग फोर्स लगेगा। इट विल ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू डिफॉर्मेशन। अब मान लो एक्स आपने इधर किया तो इधर आ गया, तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ ऑफ स्प्रिंग होता है तो उससे रिलेट किया जाता है, तो दिस स्प्रिंग फोर्स इज रिटर्न एज माइनस ऑफ के एक्स। स्प्रिंग फोर्स को हम माइनस के एक्स लिखते हैं, समझ गए, बिकॉज ये चेंज को अपोज करता है। एंड दिस के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्रिंग। के स्प्रिंग कांस्टेंट जो है इट टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की क्या स्ट्रेंथ है, क्योंकि स्प्रिंग एक ही नहीं होता है, स्प्रिंग तो बहुत जगह लगता है। you just see in aeroplane wheels, there also spring is there once they are landing, it gives the cushion. Your shock absorbers in car, scooter, everywhere that spring is there ना। आप देखो जैसे वो इसमें इफ़ यू सीट ऑन दिस बैटरी रिक्शा तो उसमें स्प्रिंग नहीं हुआ था, आपको झटके वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। कार में झटके नहीं मिलते क्योंकि वहाँ पे स्प्रिंग फोर्स शॉक को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जो लग्जरी व्हीकल्स होंगी उसमें देयर आर शॉक अब्जॉर्बर्स। ट्रेन में भी स्प्रिंग लगा होगा। आपका जो स्लीपर क्लास है, AC 3 टियर 2 टियर एंड ऑल, हर एक में अलग अलग लेवल का स्प्रिंग होगा, तो जर्क का इम्पैक्ट आप पे कम या ज़्यादा आता है। तो स्प्रिंग फोर्सेस हमेशा डिफॉर्मेशन को अपोज करती है, उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। आपके पेन को खोलते बंद करते हो वहाँ भी एक स्प्रिंग है, गाड़ी के पहिए का स्प्रिंग है, एरोप्लेन के पहिए का स्प्रिंग है। ऑल द स्प्रिंग आर नॉट सेम, दे हैव गॉट डिफरेंट स्ट्रेंथ। दैट स्ट्रेंथ इज डिफाइंड बाय द वैल्यू के फैक्टर। तो के फैक्टर उनकी स्ट्रेंथ की बात को करता है, तो ये ध्यान देना आप, करेक्ट। नाउ इफ आई से, यहाँ ध्यान दिएगा कि स्प्रिंग फोर्स जो आ गया वो हो गया माइनस के एक्स। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स अगर मुझे करना हो तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ के एक्स डी एक्स होगा, बिकॉज इट इज़ वेरिंग विद एक्स। तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आप हमेशा ऐसे लिख पाओगे, करेक्ट। ये ध्यान दिएगा, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, दिस वैल्यू इज ऑलवेज माइनस ऑफ हाफ के एक्स। तो एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग फोर्स माइनस ऑफ वर्क डन बाई स्प्रिंग, देखिए माइनस ऑफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या आ गई, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग फोर्स को आप ऐसे कैसे लिखोगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। स्प्रिंग फोर्स इज दिस, करेक्ट। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्प्रिंग फोर्स, मतलब स्प्रिंग फोर्स वर्सेस एक्स ना, आप इसका ग्राफ ऐसे पाओगे स्प्रिंग फोर्स का। अगर एक्स पॉजिटिव है तो स्प्रिंग फोर्स क्या आता है, नेगेटिव होता है, समझ गए। एक्स पॉजिटिव, स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव। ये ग्राफ आएगा आपका ना, स्प्रिंग फोर्स वर्सेस एक्स में, द ग्राफ इज दिस। जब आपका एक्स पॉजिटिव होगा तो स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव आएगा, स्प्रिंग एक्स नेगेटिव आएगा तो स्प्रिंग फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, लाइक दिस। तो स्प्रिंग फोर्स में एफ इक्वल टू माइनस के एक्स का आप ऐसा ग्राफ देख सकते हो, माइनस के एक्स। यस, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात करता तो एक्सटर्नल फोर्स जो है मेरे पास, जस्ट उसको खींचने के लिए तो प्लस के एक्स है, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स ग्राफ इज एफ वर्सेस एक्स इज दिस। एक्सटर्नल फोर्स का ग्राफ और स्प्रिंग फोर्स के ग्राफ दोनों अपोजिट होंगे। और एरिया अंडर एफ एक्स, यही क्या होगा, वर्क डन। एरिया अंडर एफ एक्स जो होता है वही क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन की वैल्यू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। दिस एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस एक्स इंटू के एक्स, तो क्या होगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। उधर आ गया, समझ गए। एक्सटर्नल एजेंट में देखोगे तो अलग बात आएगी। इफ़ आई गो विद द एक्सटर्नल एजेंट, तो आप यहाँ देखो तो इसका एरिया इधर आ गया, दिस इज द वर्क डन। या यहाँ पे वर्क डन, दिस वर्क डन इज पॉजिटिव,
तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं स्प्रिंग फोर्स एंड ग्राफ विद दिस हाउ इट इज। और अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का भी ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंगली हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो वो कैसे आएगा वो भी देखिए। अगर मैं एनर्जी की बात करता हूँ तो एनर्जी ऑफ द ग्राफ इफ़ यू सी यू, यू की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर, पैराबोलिक शेप आ जाएगा। तो यू एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो आपका एक्स निगेटिव या पॉजिटिव हो तो एनर्जी जो होगी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होती है। तो ये रिजल्ट फॉर्मेशन आप देख सकते हो फॉर द स्प्रिंग एंड वर्क डन। और के जो क्या था इसका स्ट्रेंथ ऑफ स्प्रिंग था। अब एक्स के बढ़ने से चेंज होने से एक्स की स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है। सो द स्प्रिंग फोर्स इट डजेंट रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं रहता है। अब इसी में कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी बनाए जा सकते हैं। तो बेसिकली हमने वर्क और एनर्जी में ये दो चीज़ें बता दी आपको, कैसे फोर्स आएगा और एनर्जी की बात क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, इन दोनों चीज़ों को आप कर सकते हो। इट वाज ऑल फॉर दिस वर्क एनर्जी में, यहाँ तक आप कर लेना। आगे मैं इसमें थोड़ी और चीज़ें डिस्कस करूँगा फॉर द स्प्रिंग फोर्सेस, सम मोर वेरिएशंस एंड अलॉन्ग विद दैट पावर एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है, थैंक यू।